इतिहास चर्चा के छठे एपिसोड में आज फ़िलिस्तीन की चर्चा। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। नमस्कार। 7 अक्टूबर को हमास ने इज़राइल के एक शहर पे रॉकेट गोले दागे और हमास के लोगों ने घुस के बहुत सारे इज़राइलियों को अगवा कर लिया। और उस घटना से 7 अक्टूबर के बाद जो इज़राइल ने संघर्ष शुरू किया है, उससे गज़ा पट्टी के में लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं। मैं भी पिछले 20 वर्षों से कम पश्चिम एशिया का इतिहास पढ़ा रहा हूँ और मुझे भी लगा कि कुछ बातें जो मैंने इस दौरान ऑब्ज़र्व की हैं वो अपने दर्शकों से मैं साझा करूँ। मित्रों, यहूदी लोग दुनिया के बहुत ही दिमागदार लोग और बहुत ही पैसे वाले लोग हैं और इनकी पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र है कि खुदा ने इनको रहने के लिए फ़िलिस्तीन का इलाका दिया था, लेकिन साथ ही साथ उनसे ये भी कहा था कि चूँकि वो अल्लाह की सबसे योग्य औलाद हैं, इसलिए उनको दुनिया भर में फैल जाना चाहिए और बाकी लोगों को भी योग्य बनने में, सुसंस्कृत बनने में मदद करनी चाहिए। और इसी निर्देश के अनुरूप वो लोग दुनिया भर में फैल गए और फ़िलिस्तीन में उनकी बहुत विरल आबादी रह गई। इस गैप को अरबों ने, जो फ़िलिस्तीनी हम जिन्हें कहते हैं, उन्होंने फिलअप किया और कालांतर में ये पूरा इलाका अरबों का इलाका था। बहुत थोड़ी संख्या में यहूदी यहाँ रहते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी में पहले रूस में रूसीफिकेशन, रूसीकरण की जब नीति चली तो यहूदियों के साथ बहुत अत्याचार हुआ। फिर 20वीं शताब्दी में जर्मनी में हिटलर ने का जब शासन आया तो उसने तो यहूदियों को 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर्स में कैद करके मारा। और इस तरह से यहूदी एक पीड़ित कौम में बदल गए जिनका अपना कोई देश नहीं था। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में यहूदियों ने इस बारे में सोचना शुरू किया कि उनका भी कोई देश होना चाहिए जहां वो सुरक्षित हों और जिसको वो अपना वतन कह सकें। तो एक होमलैंड मूवमेंट उन्होंने शुरू किया और इस काम में उन्होंने ब्रिटेन, जो कि उनका बहुत ही विश्वसनीय सहयोगी था, उससे उन्होंने मदद मांगी और अपना आंदोलन वो चलाते रहे। दुनिया भर में यहूदियों को एकजुट करने के लिए प्रयास करते रहे। ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पहली बार 1917 में बाल्फोर घोषणा करके, बाल्फोर जो विदेश मंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने पहली बार इस बात को कहा कि वो यहूदियों का देश बनाने में मदद करेंगे। और जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ़िलिस्तीन पर ब्रिटिश लोगों का मैंडेट या अधिदेश पद्धति लागू हुई तो इस दौरान उन्होंने चुपचाप यहूदियों की मदद की और बड़ी संख्या में यहूदियों को फ़िलिस्तीन में बसने में उन्होंने अपरोक्ष रूप से सहयोग किया और सामने वो कहते रहे कि हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन ये सच्चाई है। इतिहास में आप इसके आंकड़े चेक कर सकते हैं। और ब्रिटेन की सरपरस्ती में धीरे धीरे यहूदी, इस इलाके में यहूदियों की आबादी बढ़ती गई। यहूदियों के पास पैसा था, दुनिया के धनी यहूदी इस काम में इंटरेस्ट ले रहे थे और वो एक फंड, इसके लिए अघोषित फंड उन्होंने रखा था। यहूदी लोग धीरे धीरे अरबों को आकर्षित करने के लिए वेश्यालय खोल रहे थे, जुआ घर खोल रहे थे, शराब की दुकानें खोल रहे थे, बढ़िया बढ़िया मनोरंजन के संस्थान खोल रहे थे और अरबों को प्रोत्साहित कर रहे थे कि वो आएं और इसका लुत्फ़ उठाएं।
और इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने भोग विलास की तरफ प्रवृत्त किया अरबों को, और उनकी ज़मीनें चुपचाप लिखवाते गए, और ये बेनामी संपत्तियों पर बाहर से आए हुए यहूदी बसते गए। इस बीच ये मामला तूल पकड़ता गया, अरब लोगों का असंतोष बढ़ता गया, दंगे होने लगे, मामला बढ़ने लगा। तो धीरे धीरे ब्रिटेन को भी लगा कि उसके ऊपर इसकी आंच लग रही है। दंगों को दबाने में उसके लोग काफ़ी बड़ी संख्या में घायल हो रहे थे, मारे जा रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि अब धीरे धीरे उन्होंने इस समस्या से अपना पल्ला छुड़ाना शुरू किया, और वैसे भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद उनकी शक्ति में गिरावट आ रही थी। अमेरिका और रूस नए प्लेयर्स बन के उभर रहे थे विश्व राजनीति के। तो उन्होंने अमेरिका को इसमें शामिल किया, और यहूदियों ने भी ब्रिटेन का साथ छोड़ के अब अमेरिका का पल्ला पकड़ लिया। और ये सब मामला चला, और इसमें ये हुआ कि जैसा हिंदुस्तान में 1947 में करके गए थे कि हिंदुस्तान का विभाजन करके गए, वैसे ही ब्रिटेन लोगों ने फ़िलिस्तीन के बारे में भी कहा कि इसका विभाजन हो जाना चाहिए। एक तरफ अरब देश बना दिया जाए फ़िलिस्तीन, दूसरी तरफ यहूदियों का देश बना दिया जाए, और बीच में एक बफर स्टेट के तौर पर ब्रिटिश लोग रहेंगे। लेकिन दोनों ही पक्षों ने इसको स्वीकार नहीं किया, और अंततः जब भारत को आज़ादी मिल गई तो एशिया में उनका सबसे बड़ा उपनिवेश उनके हाथ से निकल गया, और फिर उनकी बहुत दिलचस्पी नहीं रहेगी। तो उन्होंने एक दिन ये कहा कि अगर आप लोगों ने तय नहीं किया, हमारी बात नहीं मानी, तो हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर जो होगा आप समझिए। और 1948 में मई महीने में ब्रिटेन की बात जब नहीं मानी गई, तो वो एक दिन फ़िलिस्तीन छोड़ के चले गए। जैसे ही वो गए, तुरंत ही यहूदियों ने वो उस इलाके पे जो उन्होंने ज़मीनें खरीद के एक बहुत छोटा इलाका खरीद लिया था, उस इलाके पर उन्होंने एक नया देश बनाने की घोषणा कर दी, इजराइल। 10 मई 1948 को संभवतः। और तत्काल ब्रिटेन और अमेरिका ने इस नए देश को मान्यता भी दे दी। अरबों में इससे बहुत असंतोष हुआ, और कई अरब देशों ने मिलकर इजराइल के नवोदित इजराइल के ऊपर आक्रमण कर दिया। इजरायली पहले से तैयार थे, उनके ऊपर ब्रिटेन और अमेरिका का बरदस्त था। उन्होंने इस युद्ध में अरबों के कई देशों की मिली-जुली सेनाओं को पराजित कर दिया, और अब पहले से ज़्यादा बड़े इलाके पर उन्होंने कब्जा कर लिया। जब तक समझौता हुआ तब तक ये इलाका काफ़ी बड़ा इलाका बन चुका था। फिर ये सिलसिला चलता रहा, अरब लोग हमले करते रहे, हर बार हारते रहे, और धीरे धीरे फ़िलिस्तीन के एक बड़े हिस्से पर यहूदियों का कब्जा होता गया। और इस तरह से अरब अपनी ही ज़मीन पर धीरे धीरे दबाए जाते रहे। मित्रों, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी, हम लोग निजी ज़िंदगी में भी इस बात को देख सकते हैं कि अगर आप किसी बहुत ताकतवर आदमी किसी को कमज़ोर को पीट रहा हो, और वो पीठ से हटता जाएगा, लेकिन एक बार जब दीवार तक पहुंच जाएगा और पीछे हटने की कोई जगह नहीं रहेगी, तो वो भी पूरी ताकत से आक्रमण करेगा। हमास या उस तरह के तमाम संगठन जो हैं, उनको इसी खींच के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इजराइल जो कर रहा है वो नरसंहार है। कैसे एक उत्पीड़ित कौम खुद उत्पीड़क बन गई, इसका जीता जागता उदाहरण इजराइल है। दुनिया भर में 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में, या कह लें 20वीं शताब्दी के 5वीं-6ठी शताब्दी मतलब दशक तक, ये माना जाता था कि यहूदियों के साथ बहुत अत्याचार हुआ है। और खुद हिंदुस्तान में मैं फिल्मों का भी अध्येता हूँ, फिल्में मेरी रुचि का विषय है। मैं 2 ऐसी फिल्मों का जिक्र करूँगा। एक साहब थे आगा हश्र कश्मीरी, बहुत फेमस नाटक लिखने वाले नाटककार। उन्होंने एक नाटक लिखा, यहूदी की बेटी, 1913 के आसपास। इस पे 1933 में पहली बार फिल्म बनी, यहूदी की लड़की। और फिर 1954, 55 या 53 में एक दूसरी फिल्म बनी, यहूदी, जिसमें दिलीप कुमार और मीना कुमारी थे। तो इन फिल्मों को आप देखेंगे तो इसमें यहूदियों के साथ उत्पीड़न या यहूदियों के साथ अत्याचार आप महसूस कर पाएंगे। यानी
20वीं शताब्दी के 5वें-6ठे दशक तक हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री यहूदियों को विक्टिम मानती है और यहूदियों को एक पीड़ित कौम के तौर पर अपनी फिल्म में दर्शा रही है। ये दोनों फिल्मों के पोस्टर आपको अभी मैं दिखाऊंगा, स्क्रीन पे शेयर करूंगा। तो लेकिन यही कौम धीरे धीरे उत्पीड़क बन गई है और 1988 में ओरिएंट लॉन्गमैन से एक किताब छपी है, चीटेड बाय द वर्ल्ड। पुण्य प्रिया दास की ये किताब जो है वो फिलिस्तीन की कहानी को बताती कि कैसे फिलिस्तीन के साथ विश्व समुदाय ने धोखा किया। भारत भी हमेशा से अरबों का दोस्त रहा है और हम लोग जब युवा थे, जब 80 तक PLO फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भारत का समर्थन था और नई दिल्ली में उनका दूतावास, एग्जाइल गवर्नमेंट की दूतावास को हमने परमिशन दिया था। हम इजराइल से हमारे डिप्लोमेटिक रिश्ते नहीं थे। 2014 के बाद एक यू टर्न हमने अपनी विदेश नीति में लिया और हमने इजराइल की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। उससे पहले तक अरब देशों के हम दोस्त थे और खुले तौर पर दोस्त थे, हमारी सहानुभूति उनके साथ थी। विश्व बिरादरी को आज भी मुझे लगता है कि अब अरबों के साथ गजा में, वेस्ट बैंक में, फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो युद्ध नहीं है, वो नरसंहार है और विश्व बिरादरी को इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, वरना ये संघर्ष का दायरा और आगे बढ़ेगा और जो संगठन कितना मतलब इजराइल ढीठ या कह लें कि विश्व की बात न मानने वाला देश है कि अगर गलती से UN सेक्रेटरी ने उनके पक्ष का बयान नहीं दिया और कहा कि हमास का खतरा बेवजह नहीं है, तो आप उनकी हिम्मत देखिए कि वो कह रहे हैं कि वो UN के अधिकारियों को भी इजराइल आने का वीज़ा नहीं देंगे। तो कितना दुस्साहस और विश्व बिरादरी की या विश्व संस्था की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की वो कितनी इज्जत करते हैं इसका पता हमको चल जाता है। ऐसे में दुनिया को जितने भी ताकतवर देश हैं उनको मिलके इस मामले को देखना चाहिए कि ये आग और न फैले।